हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपका जो 11th क्लास में चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से आए हुए सभी एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन KVS के EMRS में मतलब जो भी आपका PGT लेवल पर एग्ज़ाम होता है सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यह वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो PGT लेवल की तैयारी कर रहा है या फिर जो +1 +2 क्लास का स्टूडेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, यानी कि सबसे पहले तो हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो एलिमेंट हैं उनको हमने ग्रुप और पीरियड्स में क्यों रखा। तो वो इसलिए रखा कि आज हमारे पास 118 एलिमेंट है, यानी कि 118 एलिमेंट मतलब एग्जिस्ट करते हैं, इतने ही मिले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में एक एक करके स्टडी करना, उन सब एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक एक की स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्या किया साइंटिस्टों ने, जो एलिमेंट मतलब जिनकी एक सी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल केमिकल, उन सबको एक क्लास में रख दिया। और तो इस बेस पर क्या किया उन्होंने, पीरियड्स और ग्रुप बना दिए। तो पुराने समय में क्या था, सबसे पहले 1800 में मतलब इस ईयर में हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट थे। तब तो 31 भी बहुत थे। उन 31 की मतलब सबकी एक एक करके स्टडी करना मुश्किल हो गया था। तो साइंटिस्टों ने एक तरीका सोचा कि हम इनको मतलब इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक सी है उनको एक बार में स्टडी कर लें और उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए। तो इस तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। तो 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट थे। फिर 1865 में हमारे पास 63+ एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। और आज के टाइम पर हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट जाने गए हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल की। तो अब जेनेसी जो पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल ये तो है नहीं कि एक बार में ही आ गई पूरी मतलब 1800 में 31 एलिमेंट थे। तब साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी जिसमें 31 एलिमेंट थे। उसके बाद धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते गए तो पीरियोडिक टेबल भी मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अपनी देते गए। नई पीरियोडिक टेबल आती गई और जो पीछे वाली है मतलब उसको स्टडी करना बंद कर दिया गया। तो जैसे जैसे नए एलिमेंट आए नई पीरियोडिक टेबल आती गई, कुछ को स्वीकार कर लिया गया, कुछ को अस्वीकार कर लिया गया। तो सब जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी किसकी कुछ ड्रॉबैक थी, कोई सही थी, किसी को स्वीकार किया किसी को अस्वीकार किया। तो जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आई थी वो किसने दी थी, वो दी थी जॉन डोबरनेल ने 1829 में। तो ये पहला साइंटिस्ट था और यही पीरियोडिक टेबल आई थी जो इसने दी थी 1829 में। तो जब ये साइंटिस्ट था मतलब इसने ये इतने एलिमेंट देखे, 9 एलिमेंट। इसने क्या किया, लिथियम सोडियम पोटासियम मतलब इसने ये जो 3 एलिमेंट मिले उस टाइम पर इन तीनों को एक क्लास में रख दिया। और बाकी कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम इसको एक में रख दिया, इसको एक में रख दिया। ठीक है, तो इसने 3 एलिमेंट के 3 ग्रुप बना दिए। इसने क्या देखा, जो बीच वाला एलिमेंट था इसका जो एटॉमिक मास था वो ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच का था। और इस बीच वाले एलिमेंट की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी इन दोनों के बीच की पाई गई। तो ठीक है, इस तरह इसने 3 ग्रुप दिए 3 एलिमेंट के, और ये पाया कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी ऊपर और नीचे वाले के इन बिटवीन है। तो इसने दे दिया लॉ ऑफ ट्रायड्स, यानी कि देखो 3 एलिमेंट के 3 ग्रुप हैं, लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसने क्या बोला कि जो बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच की है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल इसने दी थी जॉन डोबरनेल ने, और जो लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था वो भी इसी साइंटिस्ट ने दिया था। फिर और एलिमेंट मिले। उसके बाद आया 1862 में AEB जॉन कोर्टियस। इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर मतलब डिस्कवर हुए थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर इसने अरेंज कर दिया। यानी कि
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज कर दिया। उसके बाद आया जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, फिर और नए एलिमेंट्स आ गए, नए साइंटिस्ट आ गए। तो उसके बाद आया 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इसने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने भी जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर इसने क्लासिफाई कर दिया। इसने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इसने बोला कि देखो पहला एलिमेंट है, इसने फिर और 8 एलिमेंट अरेंज किया। इसने देखा कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो पहले वाले से मैच कर रही हैं। तो जिस तरह वो हमारे म्यूजिक में जो पहला नोट होता है और जो 8th नोट होता है वो सिमिलर होता है, इसी तरह इसने भी बोल दिया कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से मिलती है। तो इसलिए इसने जो लॉ दिया उसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन इसका जो लॉ था सिर्फ वो कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, तो इसकी पीरियोडिक टेबल को भी ज़्यादा नहीं वैल्यू दी गई। उसके बाद ये 2 साइंटिस्ट आए, डिमेट्री मेंडलीव एंड लोथर मेयर, 1869 में। ये 2 साइंटिस्ट आए, दोनों इकट्ठे ही आए थे। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने भी जितने भी एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों की जो पीरियोडिक टेबल देने का जो तरीका था दोनों का एक सा था। मतलब जो डी मेंडलीव का था वो थोड़ा अच्छा था, तो इसने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो 1905 में पब्लिश हो गई, इसकी पब्लिश नहीं हुई। बाकी दोनों का एक तो ईयर था और दोनों ने मतलब एटॉमिक वेट के बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो फिर क्या किया, डिमेट्री मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दे दिया। अब पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेस पर मतलब अरेंज करेंगे तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। यानी कि देखो पीरियोडिक फंक्शन का यही मतलब है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करने लग जाते हैं। तो ये बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है वो किसका फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये था पीरियोडिक लॉ। ये किसने दिया था, ये मेंडलीव ने दिया था और इसकी टेबल 1905 में पब्लिश हुई थी। फिर इसने देखा कि हमारे पास जो आयोडीन है वो टेल्यूरियम है। जो आयोडीन का मास होता है वो तो होता है कम और टेल्यूरियम का होता है ज़्यादा। ये जो एलिमेंट थे ये फिट नहीं हुए। जब मेंडलीव ने आयोडीन को और टेल्यूरियम को एटॉमिक वेट के बेस पर पीरियोडिक टेबल में रखा तो इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करी। तो इसने ये देखा कि मतलब एटॉमिक वेट में तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। जो एलिमेंट्स हैं उनको तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर रखना चाहिए। जैसे देखो आयोडीन का मास लो है, इसको जो पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ रहे हैं उसको 17 ग्रुप में रखा गया है और टेल्यूरियम को रखा गया है 16th ग्रुप में, इसका मास ज़्यादा है। और मेंडल क्या करता था, मेंडल जो लो मास वाला था उसको पहले रखता था और टेल्यूरियम को बाद में रखता था। तो मेंडल ने देखा कि यहाँ तो जो एटॉमिक वेट वाला सिस्टम है वो लागू नहीं हो रहा, तो इसने मतलब फिर आयोडीन को बाद में रख दिया और टेल्यूरियम को पहले रख दिया, क्योंकि इसने जो एलिमेंट एक सी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे उनको एक ग्रुप में रखना था, तो इसने यही किया। तो यहाँ पर इसका ये जो एटॉमिक वेट वाला सिस्टम है ये लागू नहीं हुआ। मतलब मेंडल का जो पीरियोडिक टेबल थी बस उसमें ये 2 एलिमेंट फिट नहीं हुए और बाकी जो एलिमेंट थे वो सारे सही जगह रखे गए थे। इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, ये 2 टर्म भी मेंडलीव ने दी थी। अब क्या है, इक्का एल्यूमिनियम है गैप अंडर एल्यूमिनियम फॉर गैलियम। अब हमें पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है, गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे कौन आता है, जर्मेनियम। तो उस टाइम पर ये दोनों एलिमेंट थे लेकिन इनका कुछ ज़्यादा नहीं पता था।
उस टाइम पर ये एलिमेंट थे, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो एल्यूमिनियम से मैच कर रही थी और इसकी सिलिकॉन से कर रही थी, लेकिन कुछ एग्जैक्ट नहीं था, कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो इसने बोला कि ये जो एलिमेंट है वो तो एल्यूमिनियम वाले ग्रुप से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है जिसकी सिलिकॉन से मिलती हैं उसको हम सिलिकॉन वाले ग्रुप में रखेंगे। लेकिन एग्जैक्ट इसको कुछ पता नहीं था, तो इसने क्या किया, जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसमें एल्यूमिनियम के नीचे इसने स्पेस छोड़ दिया कि इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्यूमिनियम से मिलेंगी, और सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन से मिलेंगी। तो ये जो इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन क्या है, ये इक्का सिलिकॉन है गैप अंडर सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम। यानी कि मेंडलीव ने मतलब जो अंदाज़ा लगाया था कि ये एलिमेंट्स ऐसे होंगे वो सही बैठा मतलब जाकर। उसके बाद क्या आया, ये इतने साइंटिस्ट थे। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसमें 118 एलिमेंट है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। 1905 में क्या था, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी। अब 1913 में आए हेनरी मोजले। मतलब 1913 तक न तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था न प्रोटॉन, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इन पे मतलब कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का किसी को नहीं पता था तब तक, सब अपने पीरियोडिक टेबल दे रहे थे, एटॉमिक वेट के बेस पर एलिमेंट्स को लगा रहे थे, लेकिन किसी को स्ट्रक्चर के एटम के बारे में नहीं पता था। तो पहली बार हेनरी मोजले ने 1913 में क्या किया, एलिमेंट्स का जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है उनकी स्टडी की। तो इसने क्या देखा, हेनरी मोजले ने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इमिशन स्पेक्ट्रा देखा और एक ग्राफ ड्रॉ किया किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने किस फ्रीक्वेंसी की एक्सरे इमिट करी है, और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाया। तो जो ग्राफ था फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का, देखो किसका ग्राफ प्लॉट किया है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का। तो जो ग्राफ था वो बिल्कुल मतलब सही निकला। जो स्पेक्ट्रा था, मतलब जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका स्पेक्ट्रा एक जैसा आया, दूसरे ग्रुप के हैं उनका एक जैसा आया, और जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ आया वो मतलब बिल्कुल फिट बैठ गया। तो उसके बाद ये देखा गया कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही, वो किसका फंक्शन है, वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। तो उसके बाद जो पीरियोडिक लॉ दिया था किसने, मेंडलीव ने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो लॉ बदल दिया गया। तो कौन सा लॉ आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। उसमें क्या बोला गया, ये बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एलिमेंट्स की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का। तो उसके बाद ही इस एक्सपेरिमेंट के बाद, मतलब हेनरी मोजले के एक्सपेरिमेंट के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया और टेबल आई, और ये लॉ है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, न कि मास का। ठीक है, तो ये थी भाई पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। अब देखो जितने भी आइसोटोप होते हैं एक एलिमेंट के, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक सी होती हैं। ऑल द आइसोटोप्स एंड एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। अब देखो आइसोटोप है, जैसे ये देखो हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है। इन सब का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, अलग है। ये देखो ये है हाइड्रोजन के आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है।
तो यही बात बोलती है, जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो यही कहता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो करती हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर सेम है तो उन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी हैं वो भी सेम होंगी। तो ये बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती हैं लेकिन केमिकल सेम मिलेंगे। फिर जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास एक तो होती हैं हॉरिजेंटल रोज। ये देखो, ये भैया एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये टेबल दी गई है। ये मुझे डरानी हुई तो मैंने इसलिए बुक उठा ली है। तो आप भी जब ये चैप्टर पढ़ें तो ये पीरियोडिक टेबल साथ में रखें। तो देखो, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल है वह लाइन है इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो हमारे पास 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। इसको भी हम बाद में स्टडी करेंगे। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अब देखो, एटॉमिक नंबर, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट की डिस्कवरी की। जो भी साइंटिस्ट एलिमेंट डिस्कवर करता उस एलिमेंट को अपना नाम दे देता। एक बार ऐसा बना कि अपने पास जो एटॉमिक नंबर 104 वाला एलिमेंट है, यानी कि देखो ये एलिमेंट रदरफोर्डियम, ये वाला एलिमेंट 2 साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर लिया, दोनों ने अपना अपना नाम दे दिया। तो फिर ऐसी तो समस्या हो गई। फिर अब एलिमेंट एक है और उसके 2 नाम हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर IUPAC ने क्या किया कि जो एलिमेंट है उसको एक ही नाम मिलेगा। तो IUPAC ने ये कर दिया कि पहले जो एलिमेंट है उसको एक हम टेम्परेरी नाम देंगे, मतलब उसका जब सब कुछ डिस्कवर हो जाएगा तो हम उसको एक ऑफिशियल नेम दे देंगे। ठीक है, तो जो टेम्परेरी नेम है वो कैसे रखा जाता है, ये देखो, जो एटॉमिक नंबर 101 है, 102, 103, 4 ऐसे ही बुक में सारे दे रखे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो 101 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, उसका जो टेम्परेरी नाम दिया गया इनिशियली वो ये था, सिंबल ये था, और बाद में उसका जो ऑफिशियल नेम था वो मेंडल ने दिया, मतलब मेंडलवियम, उसका सिंबल ये है। तो ये जो टेम्परेरी नाम रखते हैं एलिमेंट का वो कैसे रखा जाता है, जैसे जो एटॉमिक नंबर है, जैसे किसी का 101 है, चाहे कुछ भी है, अगर 0 है तो 0 के प्लेस पर हम रखते हैं नील और उसके लिए सिंबल रखते हैं N। 1 के लिए UN और सिंबल ये रखेंगे, 2 के लिए Y, 3 के लिए ट्राई, और ये इनके एब्रीविएशन है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो, हम एक एलिमेंट का नाम लिख के बताते हैं। देखो, जैसे एटॉमिक नंबर 120 है तो इस एलिमेंट का क्या नाम होगा, तो 1 के प्लेस पर हमें क्या रखना है, देखो 1 इस टेबल से जब भी हमारे पास डिजिट 1 होगा तो उसकी जगह हम UN लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया UN। और डिजिट 2 के लिए क्या लिखेंगे, ये है 2, और इसके लिए लिखेंगे Y। ठीक है, उसके बाद 0 है, 0 के लिए क्या रखेंगे, नील रखेंगे, नील, और उसके बाद क्या लगा देंगे, IUMEM। यानी कि जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका जब तक सब कुछ नोन नहीं हो जाता तो उसको हम टेम्परेरी नाम देंगे, तो वो नाम ऐसे देते हैं। तो 120 है। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है 121, तो 1 डिजिट है, उसके लिए क्या लिखेंगे, UN। 2 के लिए क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। 1 के लिए फिर ये रखेंगे UN, और बाद में क्या लगा देंगे, EM। तो हम ऐसे IUPAC नेम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो ये भी आपका भैया एग्ज़ाम में आता है, छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल आसान है। अब जैसे 107 है, 1 के लिए UN, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप्ट, और बाद में लगा देंगे IM। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये था IUPAC नेम। अब आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सबसेल और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
यानी कि हम एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आती है कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। पीरियड्स कौन से हैं? जो हॉरिजेंटल रोज हैं उनको पीरियड्स बोला गया है। तो जो पीरियड वैल्यू है हमारी वो क्या इंडिकेट करती है? n की वैल्यू फॉर द वैलेंस है। तो जो पीरियड की वैल्यू है, मान लो हमारी पीरियड की वैल्यू है, सेकेंड पीरियड है, ठीक है। सेकेंड पीरियड का क्या मतलब है? जो इसकी वैलेंस सेल होगी उसके लिए जो n की वैल्यू है वो क्या है? 2 है। अगर हमारे पास थर्ड पीरियड है, यानी कि थर्ड पीरियड में जो वैलेंस सेल होगी उसके लिए n की वैल्यू 3 है। फोर्थ पीरियड का क्या मतलब है? फोर्थ पीरियड में जो वैलेंस सेल फिल होगी उसके लिए n की वैल्यू 4 है। तो जो पीरियड वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करती है? n की वैल्यू इंडिकेट करती है। n किसका? वैलेंस सेल का, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा मेन पॉइंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। यानी कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे वो कैसा पता चलेगा? वो एटॉमिक ऑर्बिटल से पता चलेगा। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसका अगर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे हमारे पास पीरियड 1 है, पीरियड 1 क्या इंडिकेट करता है? यानी कि जो वैलेंस सेल है उसमें n की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। और अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे? एलिमेंट का कैसे पता चलेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास पीरियड है। पीरियड की वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? n की वैल्यू फॉर द वैलेंस सेल, यानी कि जो बार वाली सेल फिल होगी उसकी n की वैल्यू बताएगी। तो पीरियड 1 है तो n की वैल्यू 1 है, 2 है तो 2, 3, 3, ठीक है। अब भाई जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमारे पास सिर्फ होते हैं 2 एलिमेंट, सेकंड वाले में होते हैं 8, इसी तरह थर्ड वाले में होते हैं 8, और फोर्थ फिफ्थ में 18, 18 और सिक्स सेवन्थ में 32, 32। मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है फर्स्ट पीरियड अपने पास, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, और ये अपने पास सेकंड पीरियड है। ये देखो, ये है पीरियड की वैल्यू, ये पीरियड है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अपने पास ग्रुप नंबर है। ये अपने पास 18 ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड वाले में 8 एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम 2 इस साइड हैं और ये 6 पी ब्लॉक के। थर्ड वाले में हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और 6 ये। तो फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ और फिफ्थ में जब आप इन सबको काउंट करोगे तो ये हो गए 18। देखो, 2 ये हैं और 6 ये वाले हैं और 10 बाकी ये बीच वाले ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसी तरह फोर्थ फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट है, और सिक्स सेवन्थ में क्या है? 32 एलिमेंट है। अब देखो 18 तो ये हो गए सीधे से, देखो 18 ग्रुप है तो ये कितने एलिमेंट हो गए? 18। बाकी बचे रह गए एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब देखो, अब एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज आती हैं, एक तो लेंथेनाइड सीरीज आती है और एक एक्टिनाइड सीरीज आती है। अब क्या है एफ ब्लॉक? एफ ब्लॉक में हमारे पास एक तो लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टिनाइड सीरीज होती है, ठीक है। अब लेंथेनाइड्स कहाँ आएंगे? लेंथेनम। देखो, ये जितने भी लेंथेनाइड्स हैं 14 के 14 एलिमेंट्स हैं, इस लेंथेनम और हाफनियम के बीच में आती हैं। इसी तरह एक्टिनाइड्स है, ये कहाँ आते हैं? एक्टिनियम और इसके बीच में आते हैं। इनको अलग क्यों रखा गया है? इनको अलग, एक तो मतलब जो पीरियोडिक टेबल की ये जो सिस्टम है, ये मतलब अच्छी सी ये अरेंजमेंट है, ये बनी गई, इसीलिए इन दोनों को अलग रखा गया है। जब आप सिक्स्थ और सेवन्थ में 18 एलिमेंट तो ये हो गए और 14 ये हो गए, तो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में जो टोटल एलिमेंट है वो हमारे पास 32 है। अब ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि आपको इस पीरियड में इतने एलिमेंट है, इसमें इतने एलिमेंट है। इन केस आपको ये याद ना रहे तो कैसे निकाल ले हुए आप?
तो ये ऐसे ही नहीं साइंटिस्टों ने तुक्का लगा रखा कि इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, इस पीरियड में 8 आएंगे, इसमें 8 आएंगे। इसका मतलब एक अरेंजमेंट है, रूल रेगुलेशन है इसकी फिल करने की, मतलब सेल कैसे फिल होती हैं। तो उस बेस पर ये एलिमेंट आए हैं कि इस पीरियड में इतने एलिमेंट रखे जाएंगे, इसमें इतने एलिमेंट रखे जाएंगे। तो वो हम देखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड, ये एन की वैल्यू बताता है, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट, अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उनका पता होना चाहिए। तो सबसे जो मेन होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट सेल, यानी कि कौन सी सेल है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास के सेल होती है, 2 है तो एल सेल, 3 है तो एम, 4 है तो एन। तो ये तो है सेल, यानी कि कितनी सेल है। और ये अगर एन की वैल्यू 1 2 3 4 है तो उस सेल के लिए नाम दिया गया है। और उसके बाद आता है दूसरा क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास बताता है टेल अबाउट सब सेल। सब सेल यानी कि जिसको हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो ये क्या है? ये हमारे पास सब सेल। तो इसके बारे में कौन बताता है? एल, ठीक है। अब एल की वैल्यू कैसे निकलती है? देखो, मान लो ये फर्स्ट सेल है, ठीक है। पहले तो एल की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज इक्वल टू एन, यानी कि किसी भी सेल में जो सब सेल है वो कितनी होती हैं? वो इक्वल टू एन होती हैं, ठीक है। और 0 to n-1 एक ही बात है। अब देखो, ये हमारे पास एक आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। यह आ गई हमारे पास पहली सेल यानी कि एन की वैल्यू 1, ठीक है। इसको हम कौन सी सेल बोलते हैं? के सेल है। इसमें कितनी सब सेल होंगी, यानी कि इसमें एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें एल से पता चलेगा। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? एल की वैल्यू होती है हमारे पास 0 to n-1। अब हमारे पास एन की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा? 0 to 0, यानी कि हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आई है? 0। देखो, जो फर्स्ट सेल है उसमें एल की वैल्यू आई है 0। 0 का मतलब होता है हमारे पास एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एस ऑर्बिटल, ठीक है। और मतलब है किसी भी सेल में कितनी सब सेल है, वो किसके बराबर होती हैं? वो एन के बराबर होती हैं। अब जैसे एन की वैल्यू 1 है तो यानी कि इसमें एक ही सब सेल है। अब हम दूसरी सेल देखते हैं। अब देखो, ये दूसरी सेल ड्रॉ कर दी, ऐसे ही प्रेजेंट होती हैं एटम के अंदर। देखो, ये है एन की वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 to n-1। अगर इसमें आप वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये देखो, मैंने लिख रखी है, सॉरी देखा नहीं। देखो, एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, यानी कि 0 to 1 होगी। तो ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरी सेल है उसमें हमारे पास एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? 2s और 2p से। अब है थर्ड सेल के लिए एल की वैल्यू निकालेंगे तो 0 to n-1, यानी कि 0 to 2, 0 1 2। ये है हमारे पास थर्ड सेल। इसमें कितनी सब सेल हैं? 3 सब सेल हैं। देखो, मैंने ऊपर लिख रखा है नंबर ऑफ सब सेल किसके बराबर होती है? एन के बराबर। तो देखो, वैल्यू 3 है तो 3 ही सब सेल है। यहाँ एन की वैल्यू 2 थी तो 2 ही सब सेल थी। तो इस तरह निकलती हैं भैया, आपकी सेल का पता होना चाहिए, सब सेल का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता है तो आपको फिर वो जो इस पीरियड में इतने एलिमेंट आए वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है। चाहे ऑर्बिटल बोल लो, चाहे सब सेल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी है, एल की वैल्यू 2 है तो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, अगर एल की वैल्यू 3 है तो एफ है, 4 के लिए जी है, 5 के लिए एच है, ठीक है। अब देखो, ये लिख रखा मैंने, देखो
ये हमारी फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल है तो इसमें कौन सी सब सेल या फिर ऑर्बिटल, तो यानी कि इसमें एस ऑर्बिटल है। और जो दूसरी सेल है उसमें एस और पी है। तीसरी में एस पी डी है। फोर्थ में एस पी डी एफ है। फिफ्थ में एस पी डी एफ जी। ये मैंने देखो आपको निकाल के बताया। ये जो सब सिस्टम है ये मैंने यहाँ लिख रखा है एज इट इज। यानी कि जो हमारे पास पहली सेल है, पहली सेल, ये देखो पहली सेल, इसमें क्या है, इसमें एस ऑर्बिटल है। दूसरी सेल है, दूसरी में हमारे पास क्या है, एस भी प्रेजेंट है और पी भी प्रेजेंट है। अब इसी तरह तीसरी सेल होगी, तीसरी में क्या प्रेजेंट है, एस पी और डी। और जो फोर्थ होगी उसमें एस पी डी एफ चार प्रेजेंट हो, उससे अगली में जी भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरह ये होती है हमारे पास मेन सेल। इसी के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एफ। वो देखा जाता है कि किस सेल में कितने ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ कि अब जो हमारे पास ऑर्बिटल फिल करते हैं, आपने ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पर फिल करते हैं। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। तो जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो हम n+l रूल से निकालते हैं। तो देखो जो n+l की वैल्यू है उससे हमें ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में पता चलता है। जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम, कैसे पता चलेगा एनर्जी कम, n+l वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कम होगी तो वो पहले फिल होगा। और जो दूसरा ऑर्बिटल है अगर उस n+l की वैल्यू से उसकी एनर्जी पता चलेगी ज़्यादा है तो वो बाद में फिल होगा। यानी कि जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं वो पहले फिल होंगे, ज़्यादा वाले बाद में फिल होंगे। तो ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ये NCERT में दी गई है एज इट इज। तो देखो मैंने ये जो ब्लू पेन से है ये तो आपके ऑर्बिटल लिखे गए हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू है ये आपके पास n+l की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ब्लैक पेन से लिखे गए हैं ये आपकी n+l की वैल्यू, इससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो ये भैया आपके पास एक ट्रिक है। अब देखो हमें यहाँ से शुरू करना है, यानी कि टॉप राइट से शुरू करना है। देखो टॉप राइट से शुरू करना, नीचे आना है और फिर वापस जाना है। देखो यहाँ से शुरू करना है, नीचे आए और फिर वापस गए, नीचे आए और फिर वापस गए। देखो भाई अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा तो ये NCERT में एज इट इज गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में n की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 में हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है, तो यहाँ 1s लिख लो भाई। ठीक है, देखो फर्स्ट सेल है इसमें तो हमारे पास सिर्फ s ऑर्बिटल है। अब दूसरी सेल है, दूसरी में क्या है, s है और p है। देखो ये मैंने ड्रॉ किया था ना, ये देखो ये तो पहली सेल थी और ये दूसरी है। दूसरी सेल है, इसके अंदर s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, तो 2s और 2p। अब देखो 1s है, अब पहले 1s फिल होगा, कैसे पता चले, देखो टॉप राइट से शुरू करना है, ये यहाँ से वापस जाके फिर 2s पे आएंगे। देखो इसके लिए वैल्यू 1 है, इसके लिए वैल्यू 2 है। नीचे गए 3s पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे, 2p पे जाएंगे। इसकी भी वैल्यू देखो 3s की भी वैल्यू 3 है और 2p की भी वैल्यू 3 है। देखो 2s से हम फिर 2p पे जाएंगे। अब देखो अब ये तो है नहीं कि 2p भरने से पहले 3s भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, पहले तो दूसरी ही सेल भरी जाएगी और n+l वैल्यू भी देखनी है, तो फिर क्या भरा जाएगा, 2p। अब आ गए हम थर्ड सेल में, मतलब थर्ड पीरियड। अब देखो थर्ड पीरियड में क्या है, 3s है। देखो 3s की जो वैल्यू है वो है 3। अब 3s से हमें नीचे आना है, 4s पे नहीं जाना है। ठीक है, ये आ गया 3s। ऊपर जाएंगे, कौन सा आएगा, 3p आएगा। क्या आएगा, 3p। देखो
इसका एक तरीका और है, देखो अगर ये नहीं समझ, मेरे को तो आता है, एक ट्रिक और है। अब जैसे में थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड की एन की वैल्यू क्या है, 3 है, ये देखो ये है। अब जो तीसरी सेल है उसमें हमारे पास 3s 3p और 3d अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास 3d फिल नहीं किया जाता। 3d को जब हम फोर्थ पीरियड में जाएंगे ना तो फिल होगा। ये ऐसा क्यों होता है? अब देखो ये है 4s के लिए जो n प्लस l की वैल्यू है वो 4 है, और 3d के लिए 5 है ना, 5, यानी कि 3d से पहले क्या फिल होगा, 4s फिल होगा, ठीक है। तो अब हमें रहना तो यही है, यानी कि हम देखो तीसरा पीरियड ले रहे हैं ना, तीसरा पीरियड है। अब तीसरा पीरियड है तो देखो क्या 3d को भर सकते हैं? नहीं भर सकते। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 4s से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको नहीं भर सकते। तो 3s में क्या क्या फिल होगा, 3p फिल हो जाएगा। तो अगर हम तीसरे पीरियड की बात कर रहे हैं तो जो उससे नेक्स्ट पीरियड होता है उसके लिए 4s की वैल्यू देखते हैं। इसके लिए 4s की वैल्यू 4 है, तो यानी कि इस मतलब इन तीनों ऑर्बिटल में से जिसकी वैल्यू 4 या फिर 4 से कम होगी तो उसको हम फिल करेंगे। तो देखो 4 या फिर 4 से कम किसकी है, 3s और 3p की है, तो ये 3s और 3p फिल होंगे, ठीक है। अब हम आगे फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड का क्या मतलब है, n की वैल्यू 4। देखो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है। अब देखो जो फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल में क्या ये सारे फिल होंगे, s p d f। देखो फोर्थ सेल में ये प्रेजेंट सारे हैं, लेकिन हम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्या फोर्थ पीरियड में सारे फिल होंगे? अब देखो फोर्थ की बात कर रहे हैं तो आप एक बार फिफ्थ सेल में ये जो 5s है, 5s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यानी कि इन चारों ऑर्बिटल में से जो n प्लस एल की वैल्यू है या तो 5 हो या फिर 5 के बराबर हो, तो वो फिल होंगे, बाकी फिल नहीं होंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या देखनी है, 5 या फिर 5 से कम। तो किस किस की है, 4s की है, 4p की है। देखो 4s है, 4p है, और हमारे पास 3d भी तो रह गया। देखो 3d की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो देखो 3d है। देखो ये जो 3d है रहेगा तो थर्ड ही सेल में, लेकिन इसकी फिलिंग कब होगी, इसकी फिलिंग होगी फोर्थ पीरियड में। ये पीरियड कुछ नहीं है, पीरियड क्या है, बस हमने एलिमेंट्स को रख दिया है हॉरिजॉन्टल रोज में। अब देखो जो फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड में जाके 3d की फिलिंग होगी, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू देख रही है, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, इसके बेस पर ही हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करती हैं। इसको अगर फॉलो करते हैं इस रूल को तो सही है, अदरवाइज हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी जाती है, तो इसको फॉलो करना जरूर है। अब देखो जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है उसमें 4s 4p और 3d की फिलिंग होगी। अब देखो ये तो हमारे पास पहली सेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये तीसरी का क्या है, 3d है। फोर्थ सेल अब मैंने ड्रॉ की है, इसमें क्या है, 4s है, 4p है और 4d अपने पास 4f है। अब जो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ना, फोर्थ पीरियड है, उसमें हमारे पास 4s फिल होगा, 4p फिल होगा और ये 3d फिल होगा। ये नहीं है कि ये 3d इस 4 वाली में उठ के आ जाएगा, नहीं रहेगा तो यही है, नहीं, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी आएगी वो कब आएगी, जब वो एलिमेंट फोर्थ पीरियड का होगा। तो ये बात है। अब देखो अब आगे हम फिफ्थ पीरियड में। देखो फिफ्थ पीरियड में आगे, फिफ्थ पीरियड का क्या मतलब है, इनकी वैल्यू 5 है, यानी कि उसमें जो वैलेंस सेल होगी वो 5 में होगी। देखो फिफ्थ पीरियड का क्या मतलब है, जो वैलेंस सेल है वो हमारे पास 5वीं वैलेंस सेल होगी। 5वीं वैलेंस सेल में तो s भी प्रेजेंट है, p भी, d भी, f भी, g भी। क्या ये सारे फिल होंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या करेंगे हम, n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे। अब देखो ये फिफ्थ सेल है, यानी कि फिफ्थ पीरियड है, तो हमारी जो वैलेंस सेल है यानी कि जो बाहर वाली सेल है उसके लिए n की वैल्यू 5 है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ऑर्बिटल फिल होंगे। तो देखो इससे अगली सेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 6 है,
और 6s के लिए n+l की वैल्यू है 6 है। यानी कि इस पाँचवीं सेल में जिन भी ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू 6 होगी या फिर 6 से कम होगी, सिर्फ वही फिल होंगी। कौन से पीरियड में? पाँचवें पीरियड में। अब देखो पाँचवा पीरियड है, ठीक है, जो n+l की वैल्यू है वो या तो 6 होनी चाहिए या 6 से कम होनी चाहिए। देखो कौन से ऑर्बिटल की वैल्यू 6 है या फिर 6 से कम है। तो देखो इस में तो 5s है और 5p है, इसकी तो 6 है और इसकी 5 है, और ऊपर भी है क्या कोई? ऊपर तो है, ये देखो 4d है अपने पास। तो ये देखो अब अपने पास 4d, देखो 4s और 4p तो पहले भरे गए। कौन से में भरे गए? जब हमने फोर्थ पीरियड के एलिमेंट थे उसमें 4s 4p और 3d भरा गया, हमारा 4d एम्प्टी रह गया था। तो 4d कब फिल होगा? जब हमारे पास फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट आ जाएंगे ना, फिफ्थ पीरियड में, तो हमारे पास एक तो 5s भरा जाएगा, एक 5p भरा जाएगा और एक भरा जाएगा 4d। ठीक है, ये n+l की वैल्यू से पता चलता है कि किस पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जा रहे हैं। अब देखो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है। अब जैसे ये देखो, आप मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये अपने पास फिफ्थ पीरियड है। अब ये देखो अपने पास, ये देख लो जिनोन, देख लो जिनोन का एटॉमिक नंबर है 54, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6। देखो जिनोन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 और 5p6, और एक है इसमें 4d भी पूरी तरह फिल है, 4d 10। ये देखो जिनोन है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो ये तो वैलेंस सेल है और ये इससे पहले वाली है, ये पूरी तरह इसमें फिल है। और अब क्या है, अब हमारे पास छठा पीरियड आ गया, मतलब छठे पीरियड के एलिमेंट आ गए। छठा पीरियड क्या बताता है? यानी कि जो हमारी बार वाली सेल है उसकी यानी कि वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, यानी कि 6 है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो छठी सेल है उसमें सारे ऑर्बिटल फिल होंगे, नहीं होंगे। हमें n+l की वैल्यू देखनी होगी। n+l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 से कम होनी चाहिए। देखो या तो 7 हो या फिर 7 से कम हो। अगर 7 से ज़्यादा होगी हम तो फिर अगली सेल में कूद गए, अगली में तो कूदना ही नहीं, इस छठी में रहना है। इस छठी में से जो n+l की वैल्यू है या तो जिसके लिए 7 है या फिर 7 से कम है, सिर्फ हम उसको फिल कर सकते हैं। तो देखो क्या देखना है? 7 या 7 से कम, 6s भरा जाएगा, 6p भरा जाएगा, और देखो हमने हमारा ये था, ये 4f छोड़ा था, 4f, और ये 5d छोड़ा था। देखो एक तो 6s है, इसके लिए वैल्यू 6 है, इसके लिए 7 है, और एक हमारे पास ये 4f है, 4f के लिए भी वैल्यू कितनी है? 7 है, और एक हमारे पास 5d है इसके लिए। तो देखो ये ऑर्बिटल फिल होंगे। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है कि मतलब जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा इसमें सिर्फ 1s ऑर्बिटल की फिलिंग होगी। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे उसमें जो वैलेंस सेल है यानी कि सेकंड होगी, उसमें ये ऑर्बिटल फिल होंगे। तीसरे पीरियड के एलिमेंट है उसमें 3s और 3p फिल होगा। फोर्थ पीरियड की उसमें 4s 4p और 3d फिल होगा। ठीक है, और जो ये सेवन्थ है, सेवन्थ में क्या होगा? जो n+l की वैल्यू है कितनी होनी चाहिए? जो अगली सेल है उसके लिए n की वैल्यू 8 होगी ना, तो जिसकी वैल्यू 8 होगी या फिर 8 से कम होगी वो किस में फिल होंगे? वो इसमें फिल होंगे, 7s में। तो 7s का मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो एक तो 7s फिल होगा, एक 7p फिल होगा, और किसके लिए है 8 वैल्यू? देखो ये हो गया 5f, और एक ये 6d, हाँ 6d के लिए वैल्यू 8 है। तो देखो अगर ये पता है तो हम कोई भी एलिमेंट दे दें, उसका एटॉमिक नंबर दे दे, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आसानी से भर सकते हैं। ठीक है,
तो अब क्या बोला था मैंने, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे वो कैसे पता चलेगा, अगर ऑर्बिटल का हम डबल कर दें तो एलिमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 एलिमेंट आएंगे यहाँ। अब यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं, देखो s के अंदर होता है हमारे पास एक ऑर्बिटल, ये है 2s, और 2p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 होते हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 और 1 4, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यानी कि हमारे पास 8 एलिमेंट आएंगे। तो पहले आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करो, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आएंगे। अब है थर्ड पीरियड में वही फिर s में एक ऑर्बिटल, p में 3, टोटल 4 ऑर्बिटल, कितने एलिमेंट आएंगे, 8 आएंगे। अब है फोर्थ में, अब जो d होता है, d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब 5 का कैसे पता चलेगा, 3d है, देखो d, इसके लिए 5 ऑर्बिटल हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है, ये देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब क्या है हमारे पास, डी सब सेल है, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, एल की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l + 1, यानी कि 2 × 2 + 1 5 ऑर्बिटल। तो ऐसे निकलते हैं, किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l + 1 से निकालेंगे 5, और इसी तरह अगर f में निकालेंगे तो 2 × 3 + 1, यानी कि इसमें 7 हो जाएंगे, और इस जी में क्या निकालेंगे, 4 × 2 8 + 1 9, यानी कि 9 ऑर्बिटल। किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसको हम 2l + 1 फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखो इन सब के ऑर्बिटल काउंट करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह हमें एलिमेंट्स का पता चलता है कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। तो भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होना चाहिए कि इसमें वो प्रिंसिपल लग रहा है, क्या एक्चुअल में वो प्रिंसिपल है। तो ये होती है फिलिंग। तो देखो इसमें 5 ऑर्बिटल तो डी के हैं, 3 इसके हैं और 1 इसका, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 18 एलिमेंट आएंगे इस फोर्थ पीरियड में। इसी तरह फिफ्थ में एक ऑर्बिटल यहाँ, 3 यहाँ और 5 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल हो गए गुणा 2, यानी कि 18 एलिमेंट आएंगे। अब इसी तरह फिफ्थ है, सिक्स्थ का, हाँ ये तो कैलकुलेट कर लिया। सिक्स्थ में एक ऑर्बिटल तो यहाँ है, 3 यहाँ है, और डी में 5 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 5 12 और 3 15 और 1 16, यानी कि 16 ऑर्बिटल हैं टोटल। इसमें 16 ऑर्बिटल हैं, तो 16 गुणा 2 32। इसी तरह अपना जो 7th पीरियड है उसमें 16 ऑर्बिटल हैं गुणा 2, यानी कि 32 एलिमेंट। तो इस तरह पता चलता है कि ये कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट है। ये ऐसे ही नहीं तुक्का लगाया साइंटिस्टों ने, ये जो बाउ प्रिंसिपल था, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखे एनर्जी के हिसाब से, उसके बाद ये आया कि पहले पीरियड में इतने एलिमेंट। अब एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है ये। अब क्या है, पीजीटी लेवल पे सब्जेक्टिव पेपर भी होता है तो वो आपसे एक्सप्लेन भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द 5th पीरियड, यानी कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, कैसे बताओगे। तो 5th पीरियड का क्या मतलब है, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे उनके लिए n+l की वैल्यू, जो अगली n की वैल्यू होती है उसके या तो बराबर हो या फिर उससे कम हो। तो जो 5th पीरियड है उसमें अपने पास जो एलिमेंट होंगे उसमें 5s 5p और 4d की फिलिंग होगी। ठीक है, ये मैंने l की वैल्यू लिख रखी है 6, इसके लिए भी l की वैल्यू 6 है, इसके लिए भी 6 है और इसके लिए 5 है। तो देखो क्या बोला था मैंने, या तो 6 हो या 6 से कम हो, तो वो ऑर्बिटल फिल होंगे। अब 5 ऑर्बिटल इसके, 3 इसके और 1 इसका, 9 ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी टॉपिक बच गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।